हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार। आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई और नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 74। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीषा। क्या हाल है आपके? बस अभी ठीक है। नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ओके ओके अमीषा। तो कैसा फील कर रही हो अभी फिलहाल? मतलब बहुत अच्छा लगता है इतना सब एफर्ट्स लगाने के बाद में। और जब अपन इतने एफर्ट्स लगाते हैं, पूरा जर्नी एकदम रिवाइंड होता है, फ्लैशबैक्स आते हैं और एकदम मतलब क्वालिफिकेशन होता है, रिजल्ट आता है, रैंक आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके 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 अमीषा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करो हमारे सारे एस्पिरेंट को। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक शॉर्ट। ओके, तो बेसिकली मेरा जो बीएससी है, बैचलर्स इन साइंस, तो वो माइक्रोबायोलॉजी में हुआ था विद जूलॉजी और केमिस्ट्री एज अ साइड सब्जेक्ट। फिर बाद में मैंने मास्टर्स किया था जूलॉजी में और स्पेशलाइजेशन था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर उसके बाद ऐसा मास्टर्स में हमने सुना कि नेट एग्जाम होता है, सेट होता है, गेट होता है। और क्या हुआ था ना, हमारे कॉलेज में आईपास की टीम का एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था। और उसके थ्रू हमको भी आईपास के बारे में पता चला था कि ना, ये एक इंस्टीट्यूट है जो नेट सेट गेट के स्टूडेंट्स को गाइड करता है। क्लासेस उनके पुणे और जोधपुर में होते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर डिसीजन लिया कि नहीं, ठीक है, हमको नेट करना है। फिर वहां से वो नेट की जर्नी शुरू हुई। और फिर फाइनली फिर आई पास पुणे में हमने एडमिशन लिया था। फिर वहीं से प्रिपरेशन। पहले तो हमको पता ही था, हमको लगता था सिर्फ नेट और सेट ही है। बाद में पता चला कि टीआईएफआर होता है, गेट होता है, एप्रेट का भी एग्जाम होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स को देते गए। अभी डीबीटी भी आने वाला है, पेट का एग्जाम। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्स पे देते गए। ओके, तो अमीषा कितने एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हुए? मेरा गेट के दोनों पेपर्स हुए हैं, ईवा और एक्सेल। ओके अभी नेट हुआ है। और एप्रेट जेआरएफ भी हो गया। ओके ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा आपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। ऐसी कोई जर्नी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आपकी ऑफलाइन जर्नी जो थी हमारे साथ। मतलब मेरी जर्नी तो बहुत, मतलब ऐसे सोच सकते हैं, एकदम थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड टाइप की थी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैंने क्लासेस लगाया था, एवरीथिंग वाज ओके, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। हम्म। फिर उसके एक दो महीने के बाद में ही मतलब रिजल्ट आया कि आई वाज प्रेग्नेंट। तो ओके मेरी जो पूरी जर्नी थी, पूरी प्रेगनेंसी के साथ में, इनफैक्ट 1 मार्च को पेपर था और 17 मार्च को आई गेव अ बर्थ टू अ बेबी गर्ल। मतलब ओके जो मैंने 9 मंथ में मैंने पेपर दिया, वो मेरा सबसे मतलब एक तो बोलते हैं यादगार पल जो रहता है। और फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली जो अपना एग्जाम आया, एग्जाम का जो रिजल्ट आया सीएसआईआर नेट का, तो उसमें भी क्वालिफिकेशन हुआ, रैंक हुआ। तो मतलब एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था। पेपर दिया था, ठीक है, इट वाज ओके, मॉडरेट लेवल, हानि हानि चल रहा था। आंसर की में भी काफी चैलेंजेस थे। चेक किया तो लगा था पता नहीं होगा नहीं होगा, कट ऑफ कैसे जाएगा, लेकिन फाइनली फिर निकल गए। तो जर्नी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत अप्स एंड डाउन आते थे कभी कभार। मतलब ये ऐसा रहता है ना कि एकदम कंसिस्टेंटली आप नहीं कर सकते इस जर्नी में। जब आपका जैसे सिंगर रहते हो, एज अ बैचलर हो, तो आप पूरा का पूरा एफर्ट लगाते हो। लेकिन बीइंग मैरिड। मैरिड पर्सन और साथ में मतलब कि प्रेगनेंसी भी, तो फिर आपको वो सब कुछ एक साथ करना पड़ता है कि पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करना है, उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं। साइड में आपको सब कुछ सबमिशंस भी कंप्लीट करना है, घर भी देखना है, खुद की हेल्थ भी देखनी है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन एट द एंड हो जाता है, अगर डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी होती है, तो हो जाता ओके 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 अमीषा, आई एम सो हैप्पी दैट यू क्वालिफाइड सी एस आई नेट, क्योंकि मुझे तो पता है आपकी सारी जर्नी, क्योंकि आप तो हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट हो, है ना? डेफिनेटली। तो हाउ इज शी, बेबी गर्ल? है। वेरी गुड। इज़ वेरी गुड, फाइन। फाइन, शी इज वेरी फाइन। ओके ओके ओके, ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और अच्छी बात हुई है कि ठीक है, चलो फिर भी स्टिल आपने ये सब सहते हुए भी और ये सब करते हुए भी फिर डेफिनेटली सी एस आई नेट और मल्टीपल अट्रैक गेट, गेट एक्सेल, गेट ई वाई, जैसे कि आपने मुझे बताया है, आपने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करी। और ड्यूरिंग ठीक है प्रेगनेंसी, तो ये बहुत मुश्किल भरा होगा आपके लिए हाँ, पढ़ने का मतलब टाइम। ऐसा रहता था ना कि एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टेयर्स चढ़ना, फिर जो वाटर बॉटल्स रहती थी एक लिमिटेड अमाउंट में। फिर हम्म। उसके बाद कभी कभी मतलब हर सेंटर पे अलाउड भी रहता है ना कि आप ना बीच में उठ के वॉशरूम भी जा सकते हैं।
जैसे बहुत छोटे छोटे मल्टीपल फैक्टर्स थे, तो उससे कोप अप करना। और इसमें क्या होता है, थोड़ी हेल्थ भी अप डाउन रहती है। मतलब कि कभी बैक बोन दुखता है, कभी टेल बोन का पेन होता है। क्लास में भी बैठे रहना, क्लासरूम स्टूडेंट होते साथ ही, क्योंकि ऑफलाइन ही पूरे लेक्चर्स रहते थे। फिर क्लासरूम होने के बाद में, लेक्चर्स होने के बाद में भी हम ना वहाँ पर ना ऐसा हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया था कि हम वहाँ पे बैठ करके ये डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन। और फिर बाद में जैसे आप अवेलेबल रहते थे तो आपके पास आकर के क्वेश्चंस पूछते थे, लालजी सर रहते थे तो उनके पास आके क्वेश्चंस पूछते थे। जैसे बहुत सारी चीजें रहती थी, फिर टाइम मैनेजमेंट भी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, पर हो गया फिर फाइनली। ओके ओके, हाँ मैं रिकॉल भी कर पा रहा हूँ क्योंकि एक बार आप अपसेंट भी थे बीच में, तो मैं टोका करता हाँ था अपसेंट क्यों थे, दैट मुझे तब पता नहीं था, फिर बाद में लेटर ऑन मुझे पता चला। ठीक है, फिर भी आप कभी कभारी, बहुत रेयरली ऐसे चांसेस होते थे कि अपसेंट हुआ करते थे, बट स्टिल फिर भी जब कभी डॉक्टर के पास जाना हुआ होता था तब आप अपसेंट रहते थे, तब फिर मुझे खुद बाद में पता चला, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा, ठीक है, आपकी तरफ से ये रहा कि एग्ज़ाम भी दे रहे हो और ये सब काम भी, तो ये बहुत हेक्टिक रहा हुआ करता था डेफिनेटली। ओके ओके, अमीषा, मुझे बताओ कि सी एस आई नेट की प्रिपरेशन आपने फॉर द फर्स्ट टाइम आई एफ एस से तैयारी स्टार्ट करी थी ऑफलाइन बेस से, या फिर आपने पहले कभी उसके बारे में पढ़ा था, मतलब हमारे ही किसी यूट्यूब चैनल या कहीं से भी पहले पढ़ रखा था, या फिर तब? हाँ, तो एक्चुअली क्या था ना कि जब हम ग्रेजुएशन में थे तब लॉकडाउन लग गया था। तो हम्म। लॉकडाउन में ना बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलता था यूट्यूब के थ्रू कि ना ये नेट का रहता है, वो रहता है, लेकिन इतना ऊपर ऊपर से बहुत ही बेसिक चीजें पता थी। ज्यादा कुछ इन डीप में पता नहीं था कि एग्जाम होता कैसे है, कंडक्ट कौन करवाता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, चैप्टर्स कौन से होते हैं, कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, सब कुछ भी हमको नहीं पता। सिर्फ बेसिक पता था कि नेट होता है, सेट होता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम सुन के रखा था। फिर उसके बाद ना लॉकडाउन में जैसे मतलब हमारे यहाँ अमरावती में एक सर थे, आनंद लिबाड़े सर। तो वो भी हम्म। आईफा से ही पढ़े हैं, और ओके। उनकी रैंक भी आईफा से ही आई है, समथिंग 45 जी आर है। हम्म। तो जोधपुर से केसी ओके। सर के अंडर पे, तो हम्म। उन्होंने हमको गाइड किया था, उन्होंने हमको बताया था कि आईफा सर के रहता है, और फिर उन लोग ये सब प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैंने उनसे भी ना काफी चीजें सीखने को मिली, उनसे काफी चीजें, मतलब उन्होंने हमको गाइड किया। फिर उनके थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा है करके, फिर उन्होंने बोला कि आप आगे जाके प्रिपरेशन करो। फिर मास्टर्स के टाइम पे ही उन्होंने हमको ऐसा क्लियर बोला था कि अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छा करना है, तो आप आईपैड में जाओ, आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे टीचर्स मिलेंगे, मोटिवेशन एक रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जर्नी के बीच में ना बहुत ऐसा डिप्रेसिव फीलिंग आ जाती है कि होगा नहीं होगा, और इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, इतना कुछ करने के लिए रहता है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे तुमको सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, तुम्हारा डीपीटी सेक्शंस रहेगा, फिर आपको हर बार वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब देने पड़ेंगे। तो उससे ना बहुत ही क्लियर एंड कट फोकस हो जाता है आपका पढ़ाई के ऊपर। तो फिर वहीं से फिर ये सब शुरू हुआ, और फिर बाद में चलता गया। ओके ओके ओके, तो लेट अस नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग एज एन ऑफलाइन स्टूडेंट? मस्त से, मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे को जो मोटिवेट किया है, हर बार लालजी सर मेरे को हर बार बोलते थे तेरा होगा, तेरा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। हर बार ये सेकंड थॉट आता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट वो एक ऐसे पर्सन थे जो मेरे को हमेशा कहते थे कि नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा, तू बस ना ऐसा कर वैसा कर। जब भी आपके पास आते थे, आप बोलते थे अरे ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, सब पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं वहां से पता चलता था कि नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ये मेरे को याद है, आपने मेरे को एक बार बोला था दीदी, मैंने आपसे पूछा था कि इतना शॉर्ट में और शॉर्ट में बताओ कि क्या कर सकते हैं। बोलते कि हमने जो दिया है वो ऑलरेडी शॉर्ट है, इसमें से कुछ भी स्किप मत करो। फिर जो बाकी टीचर्स रहते थे, उन्होंने भी इतना गाइड किया था। दादा सर आते थे सहबाग के लेक्चर में, तो इतना क्लियर कंसेप्ट हो जाता था सेल बायोलॉजी का, जो आज तक कभी नहीं हो पाता था। हर बार कंफ्यूजन होता था सेल साइकिल में, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाया तो एकदम बेस्ट। बायोकेमिस्ट्री में केसी सर आए थे, और उनकी राह तो हम कब से देख रहे थे कि केसी सर कब आएंगे, बायोकेमिस्ट्री के लिए कब आएंगे। और फिर वो आते साथ ही मेडिकल सेक्शन जो भी रहता था वो भी एकदम अच्छे से हुआ। लोकेश सर ने जो मेथड्स और अप्लाइड बायोलॉजी किया, तो मतलब सब कुछ इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया था, बेसिक चीजें इतनी सॉल्व हो गई थी कि फिर बाद में खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ता था एक्स्ट्रा। ओके ओके, अमीशा, विच वन इज योर फेवरेट यूनिट आउट ऑफ 13? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज द फेवरेट वन, ओके। और कौन सी ऐसी कौन सी यूनिट है जो डिफिकल्ट बन रही है आपके लिए?
ऐसी कौन सी यूनिट रही जो आपके लिए डिफिकल्ट रही? डिफिकल्ट तो मेरे को टेक्निक्स का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, ओके। क्योंकि मतलब उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा रहते थे ना, तो वो मेरे को हम्म। करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, पर ठीक है वो भी हो जाता था, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल्स का लगता था। ओके 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 अमीषा, तो कैसे पूरी जर्नी आपने बिताई ऑफलाइन स्टूडेंट होके? ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, हम बात करेंगे, तो ऐसे ही मुझे बताओ कि पार्ट ए बी सी को कैसे सॉल्व किया फिर आप? मतलब एग्जाम के टाइम पे तो पहले मैंने हाँ, पार्ट मतलब सी ऐसा किया कुछ था। स्ट्रेटेजी, हाँ, जो भी आपने रखी थी वो। हाँ, क्योंकि क्या करा पार्ट सी में अगर देखो तो सबसे ज्यादा मार्क्स हम वहां से गेन कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन में अगर आपने 24 भी किया तो भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी से मिलते हैं। 25 क्या तो 100 मार्क्स डायरेक्ट सेक्शन सी से, और ओके। 100 आ गए और उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो मार्क्स, तो जेआरएफ तो डेफिनेटली हो ही जाता है। फिर उसके बाद में सेक्शन बी में सॉल्व करती थी, और लास्ट में सेक्शन ए करती थी, क्योंकि सेक्शन ए में मतलब अगर 5 to 8 क्वेश्चन भी हो गए, मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन, तो रैंक तो पक्का है आपका। और सेक्शन बी मैंने मिडिल में इसीलिए रखा था क्योंकि कैसे होता है ना कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता था कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, उसमें कंफ्यूजन का पार्ट ही नहीं था। सेक्शन सी में थोड़ा सा ऐसा फोकस करके क्वेश्चन पढ़ना, कभी कभी लेंथी क्वेश्चन आते थे, कभी कभी 2-3 चैप्टर्स को लेकर के क्वेश्चन आते थे, बहुत मिक्सिंग होती थी, शफलिंग होती थी, कभी उसमें टेक्निक्स का पार्ट ही डाल देते थे, तो फिर वो चीज भी सॉर्ट करके फिर एक आंसर निकालना। और उसमें भी इस बार ऐसा हुआ मेरे को लगा, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन जो उसके ऑप्शंस थे उन्होंने उसमें ही कंफ्यूज कर दिया था सीएसआईआर, हम्म। तो उसमें से मैं सॉर्ट करना, इसीलिए फिर मैंने सेक्शन सी को पहले चूज किया, फिर सेक्शन बी को और सेक्शन ए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एप्टीट्यूड इतना अच्छा भी नहीं है। तो फिर 5 to 6 क्वेश्चन मैंने किया था, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जो पेपर का टाइम में मेरे हाफ एन आवर जो थे वो चले गए थे ड्यू टू दिस इश्यूज, जो भी थे प्रेगनेंसी इश्यूज, तो हाफ एन आवर मेरा वैसे ही चला गया। तो बाकी का जो टाइम बचा था उसमें फिर मेरे को करना पड़ा, और सेक्शन ए से फिर 5 क्वेश्चन भी मैं कर पाई। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। अच्छा लगता है सुनकर। ठीक है, हम लोग जो स्ट्रेटेजी बताते हैं वो फॉलो करते हो कि नहीं आप, तो यहाँ से मुझे लगा पता। ठीक है हमेशा। और मुझे बताओ कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो कैसा रहा फिर उससे पेपर? बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ना, पहले तो स्टार्टिंग में लगता था डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन को इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, सबके डेवलपमेंट्स आएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जब पढ़ते गए ना, एक एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे आपने पढ़ाया था सी अर्चिन का, बोलो फ्रॉग्स का, एम्फीबियंस का, तो जब एक एक पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का तो उतना ही क्लियर होता है, फिर उतने समझ में आता है। तो अगर हम खुद से अगर पढ़ने जाए ना तो बर्ड्स और एम्फीबियंस का इतना कंफ्यूजिंग है, हेंसेंस नोड इसमें भी है उसमें भी है, फिर जो लिप रहता है वो इसमें भी है उसमें भी है, मतलब इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है वो। लेकिन जब एक एक ऑर्गेनिज्म को जैसे आपने पढ़ाया तो उससे इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, इसमें वो ऐसे ओरिजिन से बना हुआ है, इसमें वो ऐसे ओरिजिन से बना है, मतलब इतना डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो ओके ये ज्यादा फायदा रहता ओके 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 अमीषा, ऐसी कोई सी बात है जो आपको हमें बतानी हो, ठीक है, एज एन शेयर करना चाहती हो अपने एंड से, और सारे एस्पिरेंट इससे मोटिवेट हो सके, तो ऐसी कोई सी बात है, ऐसी कोई सी आपकी जो रही है, या कोई स्ट्रेटेजी, वो हमें बताओ। है। स्ट्रैटेजी या फिर बात का तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है कि आईपास इंस्टीट्यूट में ना जब आप एडमिशन लेते हो तो पहले ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओके। खुद की कैपेबिलिटी पता नहीं चलती है कि हम जेआरएफ निकाल पाएंगे, एलएस निकाल पाएंगे, बाकी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वहां पे आने के बाद ना टीचर्स इतने सॉर्ट कर देते हैं आपको, फिर वो यूनिट्स को लेके बोलो, या फिर आपके शॉर्ट नोट्स को लेके बोलो, या फिर हर चीज में, इनफैक्ट सिर्फ अगर पढ़ाई को लेकर नहीं, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो तो टीचर्स के साथ अगर आप वो शेयर करते हो ना तो उसका भी सोल्यूशन आपको टीचर्स देते हैं, लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर के। जब मैं जाकर के शेयर करती थी, या फिर शेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपका बिहेवियर रहता है ना तो टीचर उसी चीज से पहचान लेते हैं। हम्म। जैसे लालनी सर जो थे वो पहचान लेते थे, वो पहले ही मेरे को पूछते थे क्या हुआ बेटा, आज कुछ हुआ क्या, फिर मैं उनको बताती थी तो वो मेरे को वैसे ही ना उसको सोल्यूशन देते थे, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। और दूसरी चीज ये कि टीचर्स जो बोलते हैं ना वो सही कहते हैं कि जिस दिन का वर्क जो है वो उसी दिन होना चाहिए, उसका रिविजन उसी दिन होना चाहिए,
उसके क्वेश्चन जो टॉपिक्स के रहते हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज की जो एक बुक रहती है वो भी उसी टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन भी अगर उसको कर दिया ना तो दूसरे दिन का भी पाइलअप होता है। फिर हम उसको सोचते हैं कि नहीं ठीक है अब नेक्स्ट डे करेंगे, फिर वो तीसरे दिन पे जाता है, फिर ऐसे करते करते वो पार्ट मिसिंग ही होता है। और ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि क्या होता था ना, एक दो लेक्चर्स मेरे मिस हो जाते थे, डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन रहता था, तो फिर उसको कवर अप करने के लिए मेरे को पूरा एक वीक लगता था। और अगर अगर जिस दिन का काम उस दिन अगर मैंने कर लिया तो फिर वो उसी दिन हो जाता था, और वो ऐसे माइंड पे एकदम फिट हो जाता था कि नहीं ये कंसेप्ट है और ये ऐसा ही है, तो बाद में कंफ्यूजन ही नहीं होता। तो यही है कि जिस दिन का काम उस दिन ही हो जाना चाहिए, पीवाईक्यूज भी उस दिन हो जाने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स के लिए ना, मतलब मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता था कि पीवाईक्यूज में जो पूछे गए हैं वो हाँ। पीवाईक्यूज को निकाल करके जो आपके नोट्स टीचर्स ने प्रोवाइड किए वहीं पे हाईलाइट करना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो वहां पे लिखना। और ये चीज आपने मेरे को बताया था कि अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ पीवाईक्यू में दे रहे हैं तो वहीं पे नोट डाउन करना। तो हम्म। ऐसे करके वो शॉर्ट नोट्स और ज्यादा शॉर्ट हो जाता था, पता चल जाता था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट इतने नहीं लेकिन फिर भी पढ़ना है। तो यही स्ट्रैटेजी थी ओके ओके अमीशा, मुझे बताओ कि स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ हो जिसके कारण आप डीमोटिवेट होती हो? मेरी। तो ये पूरे फेज में बहुत बार हुआ है, मतलब कि ऐसे मतलब ये एक फेज ही ऐसा था कि बार बार मेरे को लगता था कि नहीं होगा, नहीं ही होगा। और कभी कभार क्या होता था ना कि वीकली टेस्ट होते थे, उसमें मार्क्स कभी कभी कम आ जाते थे। आई नहीं। जब वो मार्क्स कम आते थे तो लगता था कि अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ऐसे एकदम हो जाते थे कि यार पता नहीं इतना कर रही हूँ मैं, इस फेज में आ रही हूँ, छोड़ दूँ क्या नेट का प्रिपरेशन, बाद में कभी कर लूंगी। मतलब ये थॉट्स हर बार आते थे मेरे को, और ये हमेशा तभी स्ट्राइक होते थे जब जब मेरा मार्क्स कम आते थे। लेकिन फिर बाद में उससे कोप अप करती थी मैं। और जो हमारा एक ग्रुप बन गया था, डिस्कशन ग्रुप, आप जानते होंगे अदिति चौधरी, तेजस जाधव, तो हम ना मतलब ऐसे ग्रुप बना करके डिस्कशन करते थे। तो उसमें भी ना काफी फायदा होता था, क्योंकि फिर वो मेरे को मोटिवेट करते थे। तो ऐसा ग्रुप भी होना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आप डिस्कशन कर रहे हो पढ़ाई को लेकर के, वो चैप्टर्स को लेकर, क्योंकि अगर हमको कुछ नहीं बनता है तो क्या पता सामने वाले जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको वो चीजें क्लियर होती होगी। और जब हम दोनों को या हम तीनों को नहीं बनता था ना, तो फिर हम वो जाकर के डाउट्स आप लोगों से पूछते थे, फिर वहां पे जाके क्लियर होता था। और जब खुद से डीमोटिवेट होते थे ना मार्क्स को लेके, तो फिर हम ही एक दूसरे को समझा देते थे। और जब तीनों के मार्क्स एकदम कम आते थे फिर हम जाकर के सर के पास जाते थे कि नहीं हमारे मार्क्स कम आए, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे डीमोटिवेटिंग फेजेस बहुत रहते हैं, लेकिन ऑल थैंक्स टू आई क्लास टीचर सब कुछ कोप अप करते करते यहाँ तक पहुंच गए फाइनली। और बात तो ये है कि हम तीनों को क्वालिफिकेशन हुआ है। हम्म, मुझे पता चला, रिजल्ट देखा मैंने, आप तीनों का ही हाँ हुआ है। और मुझे मालूम है कि तीनों में डाउट लेकर आया करते थे बहुत ज़्यादा ही, और है ना, तो बट अच्छा है, वो क्वालिफाई होना चाहिए, ये मैटर करता है, और हुआ है आप लोगों का, और होना भी था, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी कंसिस्टेंसी करने के बाद तो बनता है क्वालिफाई होना, डेफिनेटली। और कुछ बातें आप जो शेयर करना चाहें हमेशा? बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है हम्म। कि जो भी करो मतलब अपनी लाइफ में, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपना पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ और ये सबको लेकर के, तो जो भी करो ना एकदम फुल डेडिकेशन एफर्ट्स लगा के कंसिस्टेंसी के साथ पूरा मोटिवेशन ले करके करो। और अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आसपास इंस्टीट्यूट नहीं होता था या फिर टीचर्स नहीं होते थे ना इतने अच्छे जो मिले हैं, तो फिर शायद ही क्वालिफिकेशन मेरे लिए ऐसे फेज में हम्म। डिफिकल्ट रहता था। क्योंकि अगर मैं ऐसे फेज में कर सकती हूँ क्वालिफाई, तो फिर नॉर्मल हो वो गए तो। डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ में एफर्ट्स लगा करके फिर कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरी जो ये जर्नी थी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ना बहुत ज्यादा। मेरे को भी कभी कभार खुद को मतलब ऐसा लगता है खुद के ऊपर में कि नहीं अपन ने किया है ये चीज, मतलब कोई भी कर सकता है, बस आपको चाहिए डेडिकेशन एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी। ये तीन चीज अगर है तो फिर सब कुछ हो जाएगा। हाँ, और बीइंग एज अ टीचर और एज एन फैकल्टी हम लोगों को भी पता रहता है कि ये जो स्टूडेंट है एक अच्छी रैंक लेकर आ सकता है, क्योंकि हमें पढ़ने से पता चल जाता है, हमें पढ़ाने से पता चल जाता है कि कौन बच्चा कैसा क्या कर सकता है, तो डेफिनेटली। और हमें लगता है कि जो नहीं कर पा रहा है उसे हमें कैसे करवाना है,
तो ये भी पता रहता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमेशा बात करके आपसे, और कई सारे एस्पिरेंट को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बातें सुनकर, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि एक ऐसे एस्पिरेंट से उन्होंने जाना है जिस, ठीक है, बीइंग मदर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा ये एग्ज़ाम जो है इस डिफ़िकल्ट टाइम में क्वालिफाई किया है। डेफिनेटली अमीशा। ओके, ओके एवरीवन, तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू अमीशा, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।